पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग जिस हिस्से की बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में, मैंने आपको बताया था कि ऑडियो विजुअल बहुत अच्छे से इसको सिखा सकता है और बहुत आसानी से आप लोग इन्फोग्राफिक्स के जरिए इस हिस्से की स्टडी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छी वेबसाइट्स को यूज़ करना सीखें। इसके लिए बढ़िया सी वेबसाइट लें, खास करके जब हम यूनिवर्स को पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम क्योंकि अर्थ की बात हमने उस तरह से शुरू की थी, तो वो हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है। तो चलिए हम चलते हैं यूनिवर्स की तरफ। यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी हम लोग बोलते हैं। एक तरफ हम जो है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एक तरफ कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और कॉस्मिक साइंस भी कहा जाता है। तो केवल जब हम आकारिकी की बात करते हैं तब अलग है, और जब हम इंटरेक्शन की और उसके रिसर्च की बात करते हैं तब बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो अभी जो मैंने आपको पिछली बार टूल्स बताए थे तैयारी के, कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है आपकी, और दूसरी अदर बुक्स हैं, सविंद्र सिंह है, 11th-12th की ज्योग्राफी की बुक्स हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण टूल मैंने आपको बताया था एटलस, कि आपको एक से ज़्यादा एटलस रखने चाहिए। मैप स्टडी, देखिए ज्योग्राफी पूरा जो है उसका 25% जो स्टडी है, जितना समय 25% जो समय है वो आपको मैप्स में देना चाहिए। नक्शे के माध्यम से जितनी तैयारी हो सकती है उतनी दूसरी जगह नहीं होगी। तो नक्शों के माध्यम से, मैप्स के माध्यम से स्टडी हमको करने की आदत डालनी है। और तीसरा, ग्लोब यदि आप खरीद सकें तो ग्लोब आपके घर में होना चाहिए तैयारी के साथ। मैप आप जो अपने यहाँ लगाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैप है वर्ल्ड फिजिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट मैप है। अगर आपके पास कमरे में जगह ज़्यादा नहीं है तो एक ही मैप लगाना है, तो वर्ल्ड फिजिकल का मैप लगाएंगे। सेकंड नंबर पे वर्ल्ड पॉलिटिकल, सेकंड पे वैसे वर्ल्ड इंडिया फिजिकल भी रख सकते हैं या इंडिया पॉलिटिकल भी रख सकते हैं, लेकिन इंडिया पॉलिटिकल, इंडिया फिजिकल और वर्ल्ड फिजिकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल, ये चार मैप जो है, आपको कई लोगों को बड़ा शौक है कि मैप चिपकाएं अपने स्टडी रूम में, तो आपको ये मैप चिपकाने चाहिए। तो ज्योग्राफी में चार तो ये मैप हैं, एक ग्लोब है, बाकी एटलस है। एटलस आप एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक भी करेंगे। और एटलस कुछ अगर आप ऐसा यूज़ करें जो जिनके साथ सीडी आती है, तो उससे और ज़्यादा आसान होगा। आप अपने लैपटॉप में, पीसी में सीडी लगा करके उसको लाइव चलता हुआ देख सकते हैं, उसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो बहुत ही जीवंत तैयारी है ज्योग्राफी की। बाहर जो हमको दिखाई पड़ती है लगभग वही चीज़ हम किताबों में देख रहे हैं। तो जीवंत तैयारी के साथ हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, जब यूनिवर्स पढ़ते हैं तब बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट है, मैंने आपको बताया था, नासा की वेबसाइट है, इसरो की वेबसाइट है, और भी जब आप सर्च करेंगे तो 8-10 तरह की अच्छी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब के भी लेक्चर आप देखना चाहें तो नेशनल ज्योग्राफिक और थोड़े इंटरनेशनल लेवल के यूट्यूब के लेक्चर देखें। अदरवाइज इसमें बाकी एक कंपेरेटिव चार्ट बनाने के लिए मैंने आपको बोला होगा कि सारे प्लैनेट्स का एक कंपेरेटिव चार्ट बनाइए, ठीक है। प्लैनेट की साइज़ को समझने की कोशिश करें, सूर्य से उसकी दूरी को समझने की कोशिश करें, फिर उसके रोटेशन को समझें, फिर उसके रिवॉल्यूशन को समझें। उसका दिन रात कितने घंटे का है,
किसी भी ग्रह का, किसी भी प्लेनेट का, पृथ्वी का जैसे हम लोग जानते हैं वैसे हमको लगभग सभी ग्रहों का दिन और रात पता होना चाहिए। उनका पूरा वर्ष पता होना चाहिए कि वो पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगाते हैं, कितने दिन लगाते हैं। और दूसरा, प्लेनेट के प्रकार जो है आप जानने की कोशिश कीजिएगा। प्लेनेट के प्रकार आपको 3 या 4 तरीके से जानना है। पहला जो प्रकार जानना है आपको सूर्य से दूरी के क्रम में, सामान्यतः सूर्य से दूरी के क्रम में आपको प्लेनेट्स पता होने चाहिए। दूसरे नंबर पर प्लेनेट आपको पता होना चाहिए उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर और नेचर, प्रकृति क्या है वहाँ पर। तो ठोस प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट है ना, गैसियस प्लेनेट, तो कौन से कहाँ पर क्या है, तो उसका आपको अंदाजा होना चाहिए। कुछ प्लेनेट को विशेष नाम से जाना जाता है, उनके सिनोनिम, उनके कुछ उपनाम होते हैं, उनको और भी कई नामों से जाना जाता है, तो वो नाम भी हमको पता होना चाहिए। तो ये सामान्य प्लेनेट के बारे में जानकारी है। बाकी अब जो स्पेशल क्वेश्चन जो यहाँ प्लेनेट के बारे में बनते हैं वो ये है कि दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसी है वो किन प्लेनेट्स के पीछे पड़ी है रिसर्च के लिए, उन्होंने कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े हैं अपने। तो अगर सैटर्न की स्टडी के लिए अगर नासा ने कुछ छोड़ा है तो वो आपको पता हो, जुपिटर के लिए किया है तो वो पता हो। इसरो में हम लोग ज़्यादातर दूसरे प्लैनेट्स की तरफ नहीं गए हैं, हम लोग केवल मून के मिशन हमारे ज़्यादा हैं और बाकी हमारे अंतरिक्ष के सैटेलाइट हैं। लेकिन नासा के और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, चाइना के ऐसे कुछ अभियान हैं, वो अभियानों के नाम आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली खास करके 21, 22, 23, 24 अभी पिछले 3-4 सालों में जो भी एक्सपेडिशन है वो हमको पता होना चाहिए। तो ये सब होमवर्क है हमारा जो मैंने आपको दिया है। और इसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं वो कई बार हम लोग शेक्सपियर के साथ भी जोड़ते हैं कि शेक्सपियर के नॉवेल के जो कास्टिंग है उसके बेस पे कुछ प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स हैं उनके नाम हैं। तो ऐसी जो लिटरेचर में जो चीज़ें हैं प्लैनेट से जुड़ी हुई, कहीं लिटरेचर में आई है, नॉवेल में आई है, पोएम में आई है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, या किसी के ऊपर मूवी बनी है। तो खास करके जब हम कुछ मूवीज़ की बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, या मार्स के ऊपर बहुत सारी मूवी बनी है, क्योंकि मार्स में हम लोगों को लगता है कि ये जो उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, ऐसा जोन, तो लिखिएगा होमवर्क में, व्हाट इज़ गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? गोल्डीलॉक्स जोन वो है जहाँ पर जीवन होने की संभावना है या जीवन हो सकता है, मे बी पॉसिबल, यानी वहाँ ऑक्सीजन है और पानी है। तो पानी और ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो गोल्डीलॉक्स जोन में एक तो अर्थ आती है, दूसरा मार्स आता है। तो अर्थ और मार्स यानी पृथ्वी और मंगल, 2 ग्रह ऐसे हैं जहाँ जीवन की संभावनाएं बनती है, क्योंकि ये ऐसे एक जोन में आती है। तो ये जो जैसे मैंने गोल्डीलॉक्स जोन बताया, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। दरअसल आप क्या करेंगे कि जब हम कभी जनरल साइंस की पढ़ाई करते हैं, और जनरल साइंस की पढ़ाई करते समय जब हम लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट इस तरह से बात करते हैं, और जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं और फिर पूछते हैं कि अब ये सैटेलाइट मून पे जाएगा और ये स्टडी करेगा, तो साइंस में हम वहाँ सैटेलाइट के स्ट्रक्चर को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, हम उस जाने के तरीके पे, नेविगेशन पे, जो फ्यूल होता है उसके ऊपर, जिस लॉन्चिंग व्हीकल है उसके ऊपर, और जो सैटेलाइट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके अंदर कितने ट्रांसपोंडर हैं, कितना क्या है, किन किन कंट्रीज से हमने सैटेलाइट लिए, या फिर वो जो एजेंसी है वो कहाँ से उसको लॉन्च कर रही है, वो एजेंसी कौन है। हमारा फोकस जनरल साइंस में ज़्यादातर उन टेक्नोलॉजीज़ पे रहता है कि आखिर हम उस ग्रह पे पहुँचे कैसे, या हमने कैसे उसको ऑब्जर्व किया उस कॉन्टिनेंट को। लेकिन ऑब्जर्वेशन के बाद या ऑब्जर्वेशन से पहले हम उस ग्रह के बारे में क्या जानते थे, वो ग्रह क्या है, वहाँ हम ऐसा क्या देख सकते हैं या देखने लायक है जो हमें देखना चाहिए। ये सब स्टडी थोड़ी सी ज्योग्राफी के हिस्से में आती है।
इसलिए उसको थोड़ा सा जनरल साइंस से अलग करते हैं, लेकिन दोनों मिक्स है, ध्यान रखिएगा। जब हम वहाँ स्पेस एजेंसी और तमाम चीज़ें पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो वो जनरल साइंस का पार्ट होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। मेंस में जाएंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा, प्रीलिम्स में वो जनरल साइंस का पार्ट होगा। लेकिन ज्योग्राफिकल नॉलेज के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो ज्योग्राफिकल नॉलेज तो वहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा उसको इस रूप में पढ़िएगा। पहले वाले मेरे लेक्चर देख लीजिएगा, उनमें मैंने थोड़ा और ज़्यादा डिटेल बताया है कई चीज़ों में, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक गाइड करूँ कि आप कैसे इसको करें। अब बार बार वही बात आती है कि एनसीईआरटी का क्या होगा, अधिकांश लोग वहीं अटके रहते हैं फिर से कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, 3 तरह का नॉलेज है जो आपको समझना चाहिए। एक प्राइमरी नॉलेज है, एक सेकेंडरी नॉलेज है, तीसरा फाइनल नॉलेज है। जो प्राइमरी नॉलेज है आपका, जैसे मैं बुध के बारे में बात करूं या मैं मार्स के ही बारे में बात करूं, मंगल ग्रह की बात मैं करता हूं, तो जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो कोई प्राइमरी नॉलेज है वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। अब एनसीईआरटी से प्राइमरी नॉलेज कैसा मिलेगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे हमको इंदौर जाना है और इंदौर के लिए एक माइलस्टोन लगा हुआ है, इंदौर 240 किलोमीटर है, वो एक तरह से एनसीईआरटी है। अब उस माइलस्टोन की पूजा करने से या उस माइलस्टोन को पकड़ने से, उसके हाथ लगाने से, उसके पास में बैठे रहने से आप इंदौर नहीं पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही एनसीईआरटी से आईएएस पास नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए। वहां से आपको एक डायरेक्शन मिला है, एनसीईआरटी से आपको ये पता चला है कि इंदौर एक तरह से 240 किलोमीटर है, तो अब आपको साधन पकड़ना पड़ेगा इंदौर जाने का। कोई बस पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, कार लेना पड़ेगी, कुछ पैदल भी चलना है तो पैदल चलना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा। वो फिर सेकेंडरी नॉलेज से होगा, वो सेकेंडरी नॉलेज से होगा, ध्यान रखिए। और वो सेकेंडरी नॉलेज जो आपको मिलेगा वो केवल उससे नहीं मिलेगा। अब आपकी मैप स्टडी जुड़ जाएंगी, अब आपका करंट अफेयर्स जुड़ जाएगा, करंट अफेयर्स हो गया, मैप स्टडी हो गई, और बहुत सारी मैगजीन हो गई, बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई। ये सब चीज़ें मिलकर के आपका सेकेंडरी नॉलेज तैयार करेंगे। तीसरा जो है फाइनल नॉलेज, वो है कि इन सब का इम्प्लीमेंटेशन प्रशासन में कैसे होगा, प्रशासन में कैसे होगा। जैसे मान लिया जाए कोई रिवर पढ़ रहा है, कोई अर्थक्वेक पढ़ रहा है। अगर आप अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज अर्थक्वेक, ये एनसीईआरटी ने बता दिया। पी और एस तरंगें जो होती, वेव्स होती, प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स होती, ये एनसीईआरटी ने बता दिया। आपने और कुछ पढ़ लिया करंट अफेयर्स में, इस समय में यहाँ भूकंप आया था, उस समय में वहाँ भूकंप आया था, ये सब ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया। मैप में आपने देख लिया कि ये मैप में ये जगह है जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, भूकंप के जोन पढ़ लिए, ये सब सेकेंडरी नॉलेज हो गया। तीसरे नंबर का नॉलेज जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी डिमांड करती है, फाइनल नॉलेज। वो जो फाइनल नॉलेज है वो ये कि अर्थक्वेक जब आएगा तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे, और क्या अर्थक्वेक की पहले से तैयारी की जा सकती है। अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और ऐसा जोन है, जोन 5 है, और जोन 5 सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, हिमालयन एरिया है, जहाँ भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ बिल्डिंग कोड क्या होंगे, वहाँ बिल्डिंग कोड क्या होंगे, वहाँ इमारतें बनाने के लिए जो कुछ नियम हैं वो सरकार, वो आप देख रहे हैं कि नहीं, आप प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। अब कुछ समझ में आया ना, आपका ज्योग्राफी कितना डिफरेंट है।
कई लोग वहीं अटके पड़े हैं, व्हाट इज अर्थक्वेक। वो तो आपको पता होना ही चाहिए, एनसीईआरटी वाला, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सेकंड नंबर पे आपको बता दिया करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ और तमाम चीजें हैं, वो भी पता होना चाहिए क्यों, बट उसका क्वेश्चन नहीं, उसका क्वेश्चन वैसा आएगा कि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, इस जगह पर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, सरकार को आप क्या सुझाव देंगे। अब बात समझ में आई ना, आपका जो फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन है, खास करके मेंस का, वो क्वेश्चन उस लेवल का होता है। तो इसलिए जो तैयारी है वो एनालिटिकल लेवल पे ही होती है, एकदम फाइनल लेवल पे। इसलिए एनसीईआरटी आपको केवल जानकारी देगी, इंफॉर्मेशन देगी, उस जगह के बारे में बताएगी, वो उस घटना के बारे में बताएगी। उसके बाद जो नई अदर इंफॉर्मेशन है, सपोर्टेड इंफॉर्मेशन है, एकदम अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, वो आपकी सेकेंडरी तैयारी होगी और वो आपको करना पड़ेगी। और तीसरे नंबर पर आपको फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन लेवल उठा के लाना पड़ेगा कि इस नॉलेज को, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। वो असली लेवल है सिविल सर्विसेज का, वो ऑफिसर वाला लेवल है, अदरवाइज वो क्लेरिकल लेवल है। इसलिए वो छोटी क्लासेस में या छोटे जो एग्जाम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं, उसमें एनालिटिकल लेवल पे, ऑफिसर लेवल के डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन नहीं है, उसके क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन बेस्ड है, फैक्चुअल है, एनालिटिकल नहीं है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन, वहां फैक्चुअल क्वेश्चन आना, किसी बड़े अधिकारी से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना है ना, जैसे डॉक्टर है और मेडिकल वाला है, दोनों से आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते हो। मेडिकल वाले से यदि आप पूछते हो कि ये गोली ठीक रहेगी, तो आप गलत जगह पूछ रहे हो, ठीक है। मेडिकल वाले से आप पूछोगे कि ये जो गोली लिखी हुई आपने यही वाली दी ना मुझे, इतना पूछ सकते हो। लेकिन डॉक्टर से आप पूछ सकते हो, सर ये जो गोली इस मेडिकल वाले ने दी है, क्या ये सही है और क्या ये यही काम करेगी ना, ये गोली ही काम करेगी, ये मेडिकल वाले से पूछना ठीक नहीं है। इसी तरह से सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डॉक्टर लेवल के क्वेश्चंस हैं। और आपके जो दूसरे एग्जाम्स हैं उसमें जो ज्योग्राफी पूछी जाती है, कई लोग वही सुनना चाहते हैं कि वो वाली ज्योग्राफी बहुत सरल रहती है। तो मेडिकल दुकान वाला मामला अलग है, वो तो आपके पड़ोस में कोई लड़का रहता है, वो भी मेडिकल की दुकान पे सबको दिन भर गोली बांट रहा है और बाद में सॉरी भी बोल देता, अच्छा ये गलत देती थी, मैं तो यही समझा था। लेकिन डॉक्टर के वहां ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, बात को समझिए। तो आपका जो लेवल है वो तैयारी का, वो डॉक्टर के लेवल का होना चाहिए, एनालिटिकल लेवल का। ऐसे लोगों से अगर ऐसे सवाल आप करेंगे जो मेडिकल की दुकान वाले से करना चाहिए, तो वो बचकानी हरकत होगी। तो कोशिश ये करिए कि हम लोग उस तैयारी की रेंज में पहुंचे। थोड़ी एग्जाम वाले सिस्टम की खामी है, संस्था खराब है, मूर्ख है थोड़े से लोग, इस वजह से वो थोड़ा कुछ खराब पूछ लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम का स्टैंडर्ड है, उन्होंने सब स्टैंडर्ड किया हुआ है एग्जाम का स्टैंडर्ड तो वही है। इन दिनों में पूछने वाले अगर मूर्ख हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे, उसका मतलब एग्जाम का स्टैंडर्ड नीचे नहीं आ गया, ठीक है, वो वहीं बैठा हुआ है, आपकी तैयारी उसी तरह से होगी, ठीक है। तो जब हम इस पूरे ब्रह्मांड वाले हिस्से की स्टडी करेंगे तो अब ये केवल प्लेनेट तक नहीं रहेगा, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट और सैटेलाइट्स और उन तक जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मून। प्लेनेट्स के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है मून। हमने भी मून को पकड़ा है और हमारे 3 चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, 2017 में चंद्रयान 2 जो था वो लगभग फेल हो गया हमारा, लेकिन फिर भी हमने रास्ता तय किया, बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी। हमारा इसरो उसको फेल्योर नहीं मानता, उसको मानता है कि चलो हमने कुछ तो पता कर लिया कि कैसे लैंड करेंगे, कैसे क्या करेंगे। और वो फिर 3 में उस गलती को नहीं होने दिया, तो 3 में हमको सफलता मिली
तो वो हमारा एक तरह का ट्रायल था। लेकिन चंद्रयान 1 सफल था, 2008, 9, 7 जब का है, जो भी है आप देख लीजिएगा, मनमोहन सिंह के समय का है। ये दोनों जो हैं अभी का है, इसी गवर्नमेंट के टाइम का है। तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 है। लेकिन इस बीच में जो बहुत महान मिशन माना जाता है वो नासा का अपोलो मिशन, जिसमें मनुष्य को पहुंचाया गया था चंद्रमा पे। कंट्रोवर्शियल है लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते, तो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। लेकिन 1969 में एक तरह से आदमी वहाँ पहुँच गया था। तो आखिर हम चांद के पीछे क्यों पड़े हैं, ऐसा क्या है? एक तो चांद की जो साइज़ है चंद्रमा की, वो हमसे 1/4 है, 1/4 है। और दूसरा ये है कि चांद जो निकला है वो एक तरह से पृथ्वी का ही हिस्सा है, पृथ्वी का ही टुकड़ा है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो पृथ्वी के ही चक्कर काट रहा है, और लगभग उसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है जो है वो लगभग उतना ही है जितना रोटेशन टाइम उतना ही है जितना कि पृथ्वी का है। तो इस वजह से वो उस हिसाब से हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन वो 28 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। उसका पूरा 1 महीने वाला हिसाब नहीं है, केवल 28 डेज वाला है, कुछ और ऊपर है, 29 डेज भी लिखते हैं कई जगह। तो फिर चांद की स्टडी हम ये क्यों करना चाहते हैं बार बार? ये एक तो ये चीज़ है कि चांद बहुत गहरे पदार्थों से बना हुआ है जो अभी हमारी पृथ्वी की गहराई में है, और वो मैग्मा के तौर पे कभी कभी ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आते हैं। तो वो पदार्थ जो हैं कहीं न कहीं हमारे उनके साथ मैच करते हैं। एक तो हमको वहाँ की चांद की चट्टानें और मिट्टी बहुत कुछ क्लू दे सकती है। अगर हम बार बार चांद की चट्टानें और मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों से खोद के लाते हैं और स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी की संरचना से उसकी संरचना कैसे मेल खाती है। दूसरा, अगर हमारे लिए अगर वो मिनरल रिसोर्सेज का कारण बन सके, तो हम धरती से अगर कुछ स्पेशल मिनरल, अलग मिनरल अगर हमको वहाँ से मिलते हैं, तो हम और कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एक संभावना ये भी हम देखते हैं कि चांद यदि अपनी रेडियो एक्टिविटी और ऑक्सीजन नहीं है, रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा है, और यदि पानी की संभावना हमको मिलती है, जैसा कि हमारे चंद्रयान 1 में मिली थी, चंद्रयान 3 में उसकी पुष्टि भी हुई, और यदि ऑक्सीजन की समस्या सॉल्व होती है और रेडियो एक्टिविटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वहाँ पर बसना भी हो सकता है, वहाँ हम लोग रह सकते हैं, कॉलोनीज बना सकते हैं। तो हम यहाँ तक सोचते हैं। और दूसरा, चंद्रयान 3 और अभी का जो चाइना का मिशन है चांद का, हम लोग उस सतह की बात कर रहे हैं जो सतह भारत, जो पृथ्वी की तरफ नहीं है। क्योंकि अभी जो पृथ्वी की तरफ एक ही वाली सतह हमेशा रहती है चांद की, क्योंकि वो जिस तरह से मूव करता है तो वही वाला फेस चांद का पृथ्वी की तरफ रहता है हमेशा। उसका दूसरा फेस कभी भी पृथ्वी की तरफ नहीं आया है, तो हम कभी देख नहीं पाए धरती से, टेलीस्कोप से भी नहीं और नंगी आंखों से भी नहीं। तो जिस हिस्से को हम नहीं देख पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सनलाइट नहीं जाती होगी या वहाँ पर बिल्कुल ही कभी रोशनी नहीं होती होगी। थोड़ा सा चक्र अलग है, उसका साइकिल अलग है, लेकिन हम उस हिस्से को जानना चाहते हैं कि उस हिस्से में क्या है ऐसा। क्योंकि अभी तक जितने यान जो भेजे गए हैं, जितने भी अभियान हुए हैं, वो इसी सतह की तरफ हुए हैं। तो हम उस सतह के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ आखिर कुछ ऐसी और क्या विशेष स्थितियाँ हैं, उसमें क्या हो सकता है, वहाँ क्या संभावनाएं हैं, क्या वहाँ पर कुछ और अलग स्ट्रक्चर, कुछ और नमूने और पानी और संभावना जीवन की, वो हम तलाशना चाहते हैं। दरअसल चांद की स्टडी हमारी मल्टीपर्पज स्टडी है, बहुत सारे उद्देश्य हैं उसके साथ में। हम पृथ्वी का जीवन क्रम भी जानना चाहते हैं, पृथ्वी कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसको जानना चाहते हैं। जीवों का विकास कैसे हुआ, यदि वहाँ पर कोई जीवाश्म हमको मिलते हैं चांद पे, जीवन की संभावना मिलती है, बैक्टीरिया मिलते हैं,
या यहाँ हम कोई जीवन वहाँ लेके जाएं, पौधे लेके जाएं, कुछ छोटे जानवरों को लेके जाएं, वो वहाँ कैसे सरवाइव कर पाएंगे। अगर इस प्रकार की चीज़ें यदि हमको मिलती हैं तो हम पृथ्वी पे जो शुरुआत हुई थी उसके कुछ एविडेंस जो है वो चंद्रमा से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिजेंबल करके उसको हम एविडेंस को और ज़्यादा अच्छे से प्रूफ बना सकते हैं। नए प्रूफ हमारे लिए आ सकते हैं, नए प्रमाणों की। विज्ञान को सतत एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं होता, और वो बिना आर्ग्यूमेंट के भी नहीं होता। तो सबसे पहले असहमति होती है, क्वेश्चन उठाए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं, फिर फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, लास्ट में एविडेंस होता है। इसी को साइंस कहा जाता है। फर्स्ट में तर्क होगा, फिर फैक्ट्स इकट्ठे होंगे, लास्ट में उसके संबंध में प्रमाण दिए जाएंगे। और ये हमारी जितनी भी खोजें हैं और जो भी हमारे अभियान है उसके पीछे यही एक तर्क होता है, यही एक चीज़ होती है जिसके तहत हम लोग ये करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप यदि एक सीक्वेंस में अगर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, जैसे कि चंद्रमा की संरचना और उसकी सामान्य जानकारी, तो संरचना में उसका क्षेत्रफल कितना है, व्यास कितना है, उसका घनत्व कैसा है, डेंसिटी, और फिर उसका रोटेशनल टाइम, रोटेशन कैसे होता है, रिवॉल्यूशन कैसे होता है, और विभिन्न उसके जो और जगह हैं जिनके नाम हमने डाल दिए हैं, हमने कुछ नामकरण कर दिया है, तो उन नामकरण के बारे में हमको पता हो। और फिर जो आपको बताया मैंने कि थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन वाली चीज़ें जो हमने अभी तक की है, जो चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पाए, उनका डेटा, और अलग अलग देशों ने जो सैटेलाइट्स भेजे हैं उनकी जानकारी, कौन कौन से देश ने क्या क्या एफर्ट किया है। और अब लास्ट में वो मैंने आपको बताया था फाइनल लेवल, एक प्राइमरी लेवल बताया था, एक सेकेंडरी लेवल, एक फाइनल लेवल। आखिर हम चांद पे जा क्यों रहे हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्यों जा रहे हैं, किन कारणों से जा रहे हैं, ऐसा क्या रिजल्ट्स आ जाएंगे, ऐसे क्या एविडेंस, मान लिया जाए हमको वहाँ से कुछ मिल गया तो हम उसका उपयोग क्या करेंगे। तो उपयोग होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेटल्स आएंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, हम सब चीज़ों में उपयोग करेंगे। दूसरा, हम मानव जाति को रहस्यों को सुलझाने के प्रति जो जिज्ञासा होती है स्टूडेंट्स में, तो हम शिक्षा का एक योगदान भी देना चाहते हैं। दरअसल जब हम अन्य ग्रहों की बात करते हैं, हमारे सैटेलाइट की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, तब हमारे देश के वैज्ञानिकों में, हमारे देश के स्टूडेंट्स में, हमारे देश के टीचर्स में, स्कूलों में, कॉलेज में एक प्रकार की जिज्ञासा का संचार होता है, और हम खोज, नई खोज, रिसर्च, विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, इन सब के लिए एक नई संभावनाओं का मौका देते हैं। ठीक है। और ये विज्ञान की जितनी भी खोजें हुई है, जितना भी विज्ञान आज यहाँ तक सफ़र करके पहुँचा है, उसके पीछे जो ज्ञान की भूख है वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और वो भारत में, कई देश ऐसे हैं जिनके पास इसरो जैसी संस्था नहीं है, और वो अपने देश के छात्रों को, शिक्षकों को, वैज्ञानिकों को वो मौका नहीं दे पाए हैं। इसलिए भारत बहुत ज़्यादा अमीर देश नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। आपसे इंटरव्यू में कभी ये पूछ लें कि ये जो शौक़ हैं चांद पे जाने के, और ये तो बहुत बड़े लोगों के शौक़ हैं, जिनका पेट भरा हो, बहुत अमीर लोगों के शौक़। अमीर देश हो, कोई बहुत ही पैसे वाला देश हो, वो ये सब काम करे तो ठीक है। भारत में तो अभी कितनी गरीबी है, कितने लोग भूखों मरते हैं, कितने लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है। तो हम कहाँ ये सब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, पैसा वेस्ट नहीं कर रहे।
बल्कि मीडिया का ध्यान भी उधर जा रहा है, कई लोग उधर ध्यान खींच रहे हैं, हम मूल समस्याओं की तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं। ये सब बात करेंगे, उसके अगेंस्ट में आप ये दे सकते हैं जो तर्क मैंने अभी आपको दिया है। इंटरव्यू में यदि आपको उधर घुमाया जाए तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा और विज्ञान रोचक बनाने के लिए रहस्यों के प्रति जो मिस्टिसिज्म के तरफ जो एक रुझान होता है कि हमें जानना है इसके पार क्या है, ये जो जिज्ञासा है यही हमको खोज की तरफ ले जाती है, अनुसंधान की तरफ ले जाती है, यही रिसर्च है। और लोग लगेंगे इसमें, और हमने तो एक संस्थान ही लगा रखा है, पूरा संस्थान है, और उसमें जीवन के लिए जो उपयोगी चीज़ें, मानव के लिए जो उपयोगी चीज़ें, समाज और देश के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं वो वहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है सरल शब्दों में आपको उसका आंसर मिल गया होगा। ये जो लेवल है जो मैं लास्ट में जो मैंने अभी बताया है, ये एनालिटिकल लेवल है, ये यूपीएससी मेंस का स्टैंडर्ड है और इंटरव्यू का। वो जो फैक्ट है कि चंद्रयान फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, रोवर का नाम बताओ जो वहाँ प्रज्ञान था, या और कोई रोवर का नाम बताओ, ये चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है आपसे। ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल की चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी आपसे पूछी जा चुकी है। अभी मेंस में और इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जाएगा उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है। तो इस तरह से चंद्रमा की तैयारी करना है। इसके बाद आइए, बहुत सारी और स्ट्रक्चर हैं जिसमें दो इंपॉर्टेंट है वो जो आपको लिख लेना चाहिए। एक है काइपर बेल्ट, एक काइपर बेल्ट है, जुपिटर मार्स के यहाँ पे, और दूसरा एस्टेरॉइड बेल्ट जो जिसमें प्लूटो मिलेगा आपको यूरेनस के बाद, हाँ नेपच्यून के बाद, हाँ वो काइपर बार है, ओके हाँ ठीक है। नहीं एस्टेरॉइड होगा ना, एस्टेरॉइड बेल्ट सबसे बाहरी बेल्ट है, देखो काइपर नहीं है। पहला काइपर बेल्ट है, दूसरा एस्टेरॉइड बेल्ट है नेपच्यून के बाद। नेपच्यून के बाद में अभी प्लूटो लगभग उसी में है, प्लूटो उसी में है। क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हम उसको, स्मॉल प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट, स्मॉल वर्ड नहीं, ड्वार्फ प्लेनेट। और क्या क्या है, कॉमेट्स हैं, मेटियोर्स हैं, मेटियोराइट्स हैं, मेटियोराइट्स, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, तभी तो हम बोलते हैं ना एस्टेरॉइड टकराया था उस समय, मास एक्सटिंक्शन हुआ था जब डायनासोर गायब हुए थे, तो क्या हुआ था? हाँ नेपच्यून के बाद काइपर है, अच्छा वो काइपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एस्टेरॉइड बेल्ट और काइपर बेल्ट, दो बेल्ट आपको पढ़ने हैं। फिर मेटियोर क्या होते हैं, मेटियोराइट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, धूमकेतु, कॉमेट्स होते हैं धूमकेतु जिनमें टेल होती है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। इससे पहले एक चीज छूट गई है जो मैं शुरुआत में बताना चाहिए, वो था टाइप्स ऑफ मिल्की वे, आकाशगंगा। शायद पिछली बार होमवर्क में बता दिया था मैंने, मिल्की वे नहीं बताया था, लिख लीजिए, मिल्की वे, आकाशगंगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी, एक शॉर्ट नोट लिखिएगा, प्रोक्सिमा सेंटोरी। आकाशगंगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी स्टडी का, बहुत ज्यादा डीप में हम लोग जाएंगे तो
एस्ट्रोनॉमी का बहुत सारा पार्ट खुल जाएगा, तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। कम से कम 3 पेज में ये नोट्स बनना चाहिए, जितना मैंने लिखवाया 3 पेज में आप इस नोट्स को बनाइए, चाहे वो ChatGPT की मदद से बनाए, चाहे आप गूगल की मदद से बनाएं, ठीक है, लेकिन 3 पेज में नोट्स बनाइए और उसकी तैयारी कीजिए। और उसमें सबसे रिसेंट डेटा, सबसे नई खोज जो अभी हुई है वो आपका क्वेश्चन होगा, या फिर जो सैटेलाइट छोड़ा गया है वो कौन से एजेंसी ने छोड़ा है, वो आपका स्टडी एरिया होगा, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं हम, जो छूट गया है वो है सन, सूर्य। सूर्य, देखिए सूर्य की स्टडी अपने आप में ये पूरा जितना आप पढ़ रहे हो उतना और एक तरफ सन की स्टडी के बराबर है, लेकिन हमारी सीमाएं हैं यहाँ पर। हम लोग बहुत ज़्यादा सन की स्टडी में नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि 8-10 पेज में नोट्स बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा पेज 2 पेज का नोट्स होना चाहिए सन से जुड़ा हुआ, है ना। उसमें लगभग सारे फैक्ट्स आ जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की संभावना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सन और सन की स्टडी में वही संरचना, सूर्य का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, तो सूर्य में भी वही वाला हिस्सा है, कोर वाला हिस्सा स्पेशली, और सबसे आउटर एरिया है उसको कहते हैं हम लोग कोरोना। जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो कहलाता है कोरोना। सबसे ज्यादा जो सूर्य में स्टडी हुई है वो उसकी एनर्जी वाले पे स्टडी हुई है कि सन की एनर्जी, सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है। और वो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियस मिल रहे हैं, न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस, नाभिकीय, और वो 2 न्यूक्लियस मिल रहे हैं हाइड्रोजन के, और वो हीलियम बना रहे हैं, हीलियम का निर्माण हो रहा है। और वही हीट का, और वही हमारे यहाँ जब हम हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, जब हम एटम बम की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग रेडियो एक्टिविटी में, कि परमाणु बम जो है वो क्या है। परमाणु बम दरअसल न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है, नाभिकीय विखंडन, जो विकिरण फैलाता है और बाद में बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हाइड्रोजन बम जो है वो एक तरह से नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है। वहां पर फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होगा तो हीलियम बनेगी, तो वो सूर्य के कोर में जो ऊर्जा है उतनी गर्मी पैदा करेगी, तो वो ज्यादा नुकसानदायक है। 2 बड़ी ताकतों का मिलना ज्यादा नुकसानदायक है। किसी एक ताकत का फट जाना, विस्फोट कर जाना, और 2 बड़ी ताकतों का मिल जाना ज्यादा खतरनाक चीज है। वो ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है, ज्यादा विध्वंस पैदा करता है। तो यहीं तक नहीं रहना है, लेकिन ये बिल्कुल प्रारंभिक जानकारी है सन से जुड़ी हुई। बाकी तो सन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा सोहो मिशन मिलेगा, नासा का सोहो मिशन। हमारा कौन सा सैटेलाइट गया हुआ है? आदित्य L1। आदित्य L1। तो लैग्रेंज पॉइंट जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, पिछले लेक्चर में पढ़ोगे तो मिल जाएगा, L1, L2, L3, L4। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? ये वो पॉइंट है, खास करके L1, जो सूर्य के इस स्थिति में है कि वहां से सूर्य की अच्छी स्टडी की जा सकती है, सन की अच्छी स्टडी की जा सकती है। और अब तो नासा ने कोरोना की स्टडी के लिए, कोरोना तक पहुंचने वाला सूर्य के बिल्कुल कोरोना 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के वहां स्टडी करने वाला पहुंचा दिया। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं, वो लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। सन स्पॉट्स, सौर धब्बे, सोलर फ्लेयर्स, वहां के तूफान, सूर्य के सौर तूफान बोलते हैं उसको एक तरह से, सोलर फ्लेयर्स।
सन स्पॉट्स, सोलर साइकिल, सूर्य चक्र, उसी के फ्लेयर्स के ही साइकिल हैं 12 साल के। ठीक है, कब कब आते हैं। और सूर्य का एपोजी, वो जो हमारा उपभू और वो जो स्थिति होती है ना पेरिजी और एपोजी वाली, उस टाइप की, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होता है, पृथ्वी के सबसे दूर कब होता है, उस प्रकार की चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने चंद्रमा में हम लोग भी छोड़ दिया है, तो यहाँ जोड़ लीजिएगा, एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो सप्ताह भर यदि आप हमारे इन निर्देशों के हिसाब से यदि आप स्टडी करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ कहीं डाउट है आप पूछ सकते हैं, खास करके मेंस के आंसर राइटिंग के लेवल पे हमको पहुँचना है, तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो ग्रुप में डाल देंगे, जो कि आपको मेंस के आंसर राइटिंग के लेवल पे तैयार करने हैं। बस हमको उस लेवल को हासिल करना है। बाकी तो अब जो सूचनाओं का भंडार जितना है उसके आधार पर तो बहुत है। सोलर एक्लिप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, पार्शियल एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स, खगरा सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, और भी कुछ है, चार तरह के एक्लिप्स के टाइप्स हैं। एक्लिप्स कब होता है और एक्लिप्स के समय में कौन कौन सी घटनाएं होती है। अब धार्मिक मान्यताओं में हमको नहीं जानना है, धार्मिक मान्यताएं परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं, ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि एक्लिप्स के समय में एनिमल बिहेवियर कैसा होता है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। एनिमल बिहेवियर, एनिमल्स क्या कुछ बिहेवियर चेंज करते हैं? हाँ, चेंज कर देते हैं। एनिमल्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका जो नेविगेशन सिस्टम है, उनके अंदर जो कुतुबनुमा बोलते हैं, सौर कुतुबनुमा है, उनके जो सर्केडियन रिदम्स हैं वो सूर्य के आधार पर हैं। इसलिए जब सोलर एक्लिप्स होता है तो लगभग 2 से 5 मिनट का, 2 से 7 मिनट का होता है। तो 2 से 7 मिनट के लिए एकदम अंधेरा हो जाता है धरती पे, तो शाम जैसा माहौल हो जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि अब सनसेट हो गया है और हमको घोंसलों की तरफ चलना है। तो सूर्य ग्रहण जब कंप्लीट होता है तो पक्षी जो है वो पेड़ों की तरफ लौटने लगते हैं। उनको लगता है कि बस शाम हो गई है, जबकि दिन का 12 बजा है, अभी 11 बज रहा है। उसके बावजूद वो अपना, तो ये जो बिहेवियर टाइप की जो चीज़ें, ये धार्मिक नहीं है। तो प्रकृति क्या व्यवहार करती है ग्रहण के साथ में, ग्रहण जब होता है तो प्रकृति का व्यवहार क्या होता है, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन है। इसीलिए धार्मिक मान्यताएं जो हमारी बन गई कि हम वो वाला पानी नहीं पिएंगे, इस समय पूजा पाठ नहीं करेंगे, सूतक हो गया है, फलाना हो गया, ये जो हम चीज़ें करते हैं ये उससे थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन उसके कोई वैज्ञानिक कारण वो सब नहीं है, उस टाइप की चीज़ें नहीं है, वो धार्मिक मान्यताएं हैं। ठीक है, ऐसा ही चंद्र ग्रहण के साथ में है। कई बार ग्रहण होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो आंशिक है, बहुत ही कोने से हो रहा है, इसलिए उसकी पूरी लाइट को ब्लॉक नहीं कर रहा है। ऐसे ही कई सारे सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरा दिखता रहता है, हमको लगता है आज सूर्य ग्रहण है लेकिन सूर्य तो दिख रहा है, ग्रहण कहाँ है, चंद्रमा बीच में आया कहाँ है। तीसरा, स्थान विशेष पर जो होता है। फिर अब आपको यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं टर्म्स वाले, जैसे ब्लड मून। तो पूर्णिमा के दिन जो लाल रंग का चांद दिखेगा, पूरा ही इस तरीके का चंद्र ग्रहण है कि जो मून है वो ब्लड के रंग का हो गया, ब्लड हो गया है, जैसे खून का बना हुआ हो गया। तो पूरा लाल रंग का आपको खून जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको हम ब्लड मून कहते हैं। ऐसे ही जब सूर्य की बात आती है तो फिर कोरोना जब दिखाई पड़ता है आसपास का, और उसमें एक रिंग जैसा दिखाई पड़ता है क्योंकि थोड़ी देर बाद सूर्य वापस वहाँ से राइज होता हुआ दिखेगा और चंद्रमा नीचे खिसकता हुआ दिखेगा। तो आगे एक अंगूठी का हीरा जैसा डायमंड रिंग स्टेज, तो डायमंड रिंग स्टेज। तो ये जो घटनाएं होती है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ में, सूर्य और चंद्रमा के साथ में, इन घटनाओं की में जो ये टर्म्स निकल करके आती है, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो थोड़ा सा आप चैट जीपीटी पर डालिएगा कि टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सोलर एक्लिप्स
है ना, ऐसे ही ल्यूनर एक्लिप्स ऐसे डालिए तो वो आपको फिर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी निकाल के देगा, तो उन सबको नोट डाउन कीजिए, उनको पढ़िए। अब आपके पास अच्छा साधन है आपके पास अच्छा साधन है जो गूगल थोड़ा सा जनरेटिव एआई के माध्यम से, अब तो गूगल भी बता रहा है, लेकिन गूगल थोड़ा सा सिंपल देता है, चैट जीपीटी आपको पूरा बना के देता है ना, तो उसका फ़ायदा उठाइए। इसलिए मैंने थोड़ा पढ़ाने का स्वरूप जो है वो इस टाइप से रखा है कि आप बहुत जल्दी फास्ट सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ गाइड करूँ कि आपको सर्च क्या करना है, आपको गूगल में क्या लिखना है, आपको चैट जीपीटी में क्या लिखना है, ठीक है। आप मशीन लर्निंग करवा रहे हैं तो आप एलएलएम में क्या करना है, अगर आप और कुछ करवा रहे हैं तो और बहुत सारे रेंज हैं उसके, बहुत सारे, एक्यूरेसी उसमें बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए आज के ज़माने में हर व्यक्ति बहुत बड़े कंप्यूटर मेंटेन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस मेंटेन नहीं कर सकते, तो हर आदमी अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लाउड पे डाल के रखता है, और वो सारे क्लाउड जो हैं वो सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आपका जो जनरेटिव एआई है वो आपको वहाँ से उन सारे क्लाउड में से टटोल के ला करके आपको पकड़ाता है। लेकिन आप कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आपकी खुद की इंफॉर्मेशन है, आपके पास खुद के पास आपके पास कुछ पीडीएफ हैं और आपने अगर अपने गूगल ड्राइव में रखे हुए हैं या आपने हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं, और ऐसी चीज़ों को, ऐसे मटेरियल को भी यदि उसको देखिए, वो तो एआई है, एआई को एक्सेस करने को मिल रहा है किसी वेबसाइट को, तो वेबसाइट से आपको ला के दे रहा है, गूगल पे पड़ा हुआ है तो गूगल से ला के दे रहा है गूगल भी पूरी दुनिया भर के क्लाउड को छान के और आपको ला के इन्फॉर्मेशन देता है कि ये वाला वेबसाइट ये है, उसका वेबसाइट ये है, आपको वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन देता है। चैट जीपीटी आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी एक्यूरेसी के साथ देता है, वो ज़्यादा चीज़ों को छान पाता है, गूगल से ज़्यादा चीज़ों को छान पाता है। लेकिन आप यदि पीडीएफ आपके ज्योग्राफी की किताब का है, आपका है, और यदि आप उसको इनपुट देते हैं, कहते हैं आप यहाँ से इसको भी पढ़ लो, मैं जो किताब दे रहा हूँ इसको भी पढ़ लो, उस वेबसाइट को तो आप पढ़ ही रहे हो, इसरो को भी आप पढ़ रहे हो, नासा को भी पढ़ रहे हो, लेकिन मेरे एक नोट्स को भी पढ़ लो, इस पीडीएफ को भी पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो, तो इन चीज़ों को भी यदि आपने पढ़वा दिया तो इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। और ये मशीन लर्निंग यदि आपने करवा दी तो अब आपको वो सब जो 1000-2000 पेज है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उनमें से आपके काम की इन्फॉर्मेशन जो भी आपने सॉर्ट आउट करने के लिए कहा है वो इन्फॉर्मेशन ला के कलेक्ट करके ऐसे पूरा अरेंज करके आपको दे देगा, तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा आप, ठीक है। जितना बड़ा बर्तन, जितना अच्छा बर्तन आप लेके जाएंगे उतनी क्वालिटी में आप वहाँ से हासिल कर पाएंगे, वो तो नदी बह रही है ज्ञान की, ठीक है। आप टैंकर लेके गए, टैंकर भर लाएंगे, लोटा लेके जाएंगे, लोटा भर लाएंगे। आप कहोगे सर वहाँ तो एक लोटा ही मिलता है, आप क्या लेके गए? तो बोले मैं लोटा लेके गया, तो फिर लोटा ही मिलेगा। एक बोलेगा एक टैंकर मिलता है, नहीं 10 टैंकर लेके जाते, 10 टैंकर मिल जाता है, तो अनाप शनाप है, उसमें बहुत है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये टैलेंट आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे हार्वेस्ट करते हैं। आपको नॉलेज हार्वेस्टिंग आती कि नहीं आती है, डेटा माइनिंग आती कि नहीं आती है, तो जितना ज़्यादा डेटा, जितना कॉम्प्लेक्स डेटा, जितना डिटेल डेटा, जितना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला, उतना ज़्यादा आपका काम का चीज़ और एक्यूरेसी, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और डीप लर्निंग करा दी तो फिर तो बिल्कुल ही मनुष्य हो गया, है ना, ह्यूमन एआई हो गया, तो ह्यूमन ही हो गया तो आपने उसको इमोशंस टाइप भी चीज़ पकड़ा दी और भी कुछ और दे दिया तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती, वो बहुत सारी चीज़ें अलग है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज हो सकता है कि कई लोग जो सुन रहे हैं उनको लगता है कि इनको पढ़ाना चाहिए और ये केवल बता रहे हैं कि इससे कर लो, उससे कर लो, ये कर लो, लेकिन 2028 आते आते यही होगा, इसके सिवा कुछ होगा ही नहीं। तो उस समय लगेगा आपको कि ये बहुत पहले बताया गया था, 2025 में बताया गया था, ठीक है। उस समय में इसके सिवा कुछ हो ही नहीं रहा होगा। एक समय में टीचर गूगल के लिए पिटाई करते थे, बल्कि गाली देते थे, गूगल गुरु से पूछ लो तुम्हारे, मतलब ताना मारते थे। अब वो दिन भर गूगल पे ही लगा रहता है टीचर, जो उस समय गाली देता था दिन भर लगा रहता है। तो आज जो लोग इग्नोर कर रहे हैं 2028, 29, 30 आते आते,
उसी पे लगे रहेंगे जो मैं बता रहा हूँ, यही होगा। पर अभी वो 3 साल बाद होंगे, आप 3 साल पहले हो जाओगे, ये फायदा है। ठीक है, तो इसलिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि इसमें आपको बहुत सारा हम कर पाएंगे, बहुत सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे। अब वो वैसा लिखवाना, वही चीज़ बात बताना, डिक्टेट कराना बकवास चीज़ है, वो आपको मिल रहा है। आप अगर इन्फोग्राफिक के तौर पे चाहते हैं, इन्फोग्राफिक मिल जाएगा। आप कहोगे इसको टेबुलर फॉर्म में दीजिए, टेबुलर फॉर्म में दे देगा। आप कहोगे इसको पिक्चर बना दो, ऐसा कोई ऐसा जो मुझे पाई चार्ट टाइप हो, वो आपको वैसा बना के दे देगा। आप कहोगे इसको एलेबोरेटिव दे दो 250 वर्ड में, और 250 वर्ड में दे। आप कहोगे नहीं शॉर्ट में, एक पैराग्राफ में 40 वर्ड में दे दो, 40 वर्ड में दे देगा। आप जैसा कहोगे, जितना आप मांगोगे, जितना एलेबोरेटिव मांगोगे, आप कहोगे हिंदी में दे दोगे, आप बोले नहीं मुझे तमिल में चाहिए, तमिल में मिल जाएगा। जिस लैंग्वेज में मांगोगे उस लैंग्वेज में मिल जाएगा। जिस क्वांटिटी में मांगोगे उस क्वांटिटी। अब मैं यहाँ कोई एक सिंपल सी चीज़ लिखवा के उसका मुकाबला थोड़ी कर सकता हूँ, वो बकवास है। तो गया जमाना वो सब पढ़ाने का तरीका, पहले वाला। अब तो मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास जो टूल है उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज मेरा पूरा जो लेक्चर है वो टूल के इस्तेमाल करने के तरीके हैं उसमें। वो जो ऐप है उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसमें क्या जाके लिखेंगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिए। अब पढ़ाई यही है, यही गाइडेंस है, यही मेंटोरिंग है। ठीक है, यही मेंटोरिंग है। अभी के जो हवाई जहाज है वो राइट ब्रदर्स थोड़ी उड़ा पाएंगे, या अभी तो उड़ा लेंगे राइट ब्रदर्स, तो उन्होंने तो बनाया था, लेकिन उनका ट्रेनिंग थोड़ी काम आएगा। नए जमाने का एयरबस है, बोइंग है, नए जमाने की चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है। तो अब हम जब कीपैड वाला जो मोबाइल था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल था जिसमें स्क्रीन भी ब्लैक था, उस स्टाइल को अभी समझाने का कोई तुक ही नहीं, क्योंकि वो काम ही नहीं आता। ठीक है, तो मैं बिल्कुल मॉडर्न तरीके से आपको कोशिश कर रहा हूं कि नहीं, अगर आपने शुरू किया है तो आप उसको शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके जो नोट्स आप उठा के देखोगे, कोई सा भी ज्योग्राफी का, महेश बर्णवाल का या किसी का भी नोट्स उठा के देखोगे, तो उस नोट्स में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, 4 लाइन मिलेगी, और उसकी हेडलाइन को उस नेट नोट्स में जो बोल्ड लेटर में जो ऊपर हेडलाइन लिखी है, उस हेडलाइन को यदि आपने चैट जीपीटी में डाल दिया तो वो आपको 1.5 पेज में दे देगा उसको। तो वहाँ 4 लाइन की वजह से आपको समझ में आज तक नहीं आया, जबकि 3 साल से आप उसको देख रहे थे। वहाँ 1.5 पेज में वो एग्जाम्पल के साथ देगा, और उससे पूछोगे कि क्या इसका कोई एनिमेशन अवेलेबल है जो मैं एनिमेशन देख लूँ, क्या ये वाली टर्म जो है किसी मूवी में यूज हुई है, वो आपको हॉलीवुड की मूवी का नाम दे देगा कि उस मूवी में ये वाली थीम है, इस थीम, इस बैकग्राउंड के बेस पे वो मूवी बनी हुई है, तो आप जाके उसकी मूवी देख सकते हैं। बात समझ में आई ना? रेंज कितना अलग है, ये गूगल नहीं बताता था। ठीक है, चलिए, तो मतलब उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। देखिए, जो बहुत आगे हैं दुनिया में, बहुत आगे हैं, वो ये सब यूज कर रहे हैं। दरअसल जो व्यक्ति सफल नहीं है, गांव में रहता है, लैंग्वेज बैरियर है, थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का है, अभी तक की एजुकेशन भी उसकी कमजोर है, वो जबरदस्त हेंकड़ी में है, वो भयंकर घमंड में है, ये सब कुछ नहीं है। उस पागल आदमी को 10 साल बाद समझ में आएगा कि वही सब कुछ था। बात समझिए थोड़ा सा उस चीज को। जो जितना महामूर्ख आदमी है वो उतना कॉन्फिडेंट है, जितना मूर्ख है, जितना उसमें नॉलेज कम है, वो उतना ही कॉन्फिडेंट है, और टेक्नोलॉजी को उतनी गाली देता है। जबकि बोले ये कोई भगवान हो गई क्या, ये कोई ऐसा हो गया क्या, फलाना हो गया क्या, और वो चिड़ा हुआ है, चटा हुआ है, क्योंकि वो उसके पहुंच से बाहर है। उसको मालूम है मैं अभी शुरू भी करूंगा तो मैं इसको पहुंच नहीं पाऊंगा, वो बहुत ही पिछड़ गया पीछे। और जो बहुत एडवांस है, जिसको उस टेक्नोलॉजी की शायद जरूरत भी नहीं है, उसको पता भी है बहुत कुछ, वो उसको प्रणाम कर रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसको यूज कर रहा है, वो उसके फायदे उठा रहा है, वो उसका फैन है,
उस टेक्नोलॉजी का। है समझ? इस चीज को समझिए, ये गैप है, इसको ईगो गैप भी कह सकते हैं। नॉलेज गैप नहीं है ये, ईगो गैप है। एक में ईगो है, एक में ईगो नहीं है। क्योंकि वहां नॉलेज नहीं है इसलिए ईगो नहीं है, ईगो है। नॉलेज आएगा ईगो गायब हो जाएगा। तो ये ईगो गैप है, नॉलेज गैप नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए उसको मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो उन गाली खाने वाले लोगों में न रहूं कम से कम जो भविष्य में कि तुमको पता था तो बताया क्यों नहीं। तो हमने तो बताया, हमने बताया, आप उसको यूज कीजिए, अच्छे से यूज कीजिए। ठीक है, कल इससे आगे की यात्रा करेंगे। ठीक है, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम मन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की